everyone. So today I'm going to start with a new topic, that is ethers. It is also the part of chapter alcohols, phenols and ethers. We have already discussed about alcohols and phenols. हमने उनका physical properties, उनकी chemical properties, उनकी किस तरह की वो properties show करते हैं वो सब हमने पढ़ लिया. अब बात आती है ethers की. तो ethers का अगर हम general formula देखें तो it is RO R dash. This R may be similar with R dash or it may be different. ये different भी हो सकता है, ये same भी हो सकता है. For example, R आपके पास है क्या? R is alkyl, one hydrogen less than alkane. तो अगर मैं बात करूँ मिथाइल की तो it is दोनों तरफ अगर एक ही जैसे ग्रुप्स हो तो इट इज डाइमिथाइल ईथर. आपका जो एल्काइल है वो कुछ और भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, तो इट इज डाइथाइल ईथर. तो नॉमेनक्लेचर जरा आप देख लें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द नॉमेनक्लेचर इन क्लास 11th. सो मैं नॉमेनक्लेचर में ना जाके थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि आपके पास जो जनरल फॉर्मूला है ईथर का वो क्या है, आर ओ आर डैश. वो आर और आर डैश बराबर भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, नॉट बराबर, एक जैसे भी हो सकते हैं और एक जैसे नहीं भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है, राइट. इट मे बी मिथॉक्सी इथेन, हम इसको मिथॉक्सी इथेन भी बोल सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज आइसोमेरिज्म इन ईथर्स. हमारे पास जो ईथर्स हैं उनमें आइसोमेरिज्म भी होता है और वो डिफरेंट तरह के आइसोमेरिज्म शो करता है, जिसमें से एक चेन आइसोमर्स हैं, एक आपके पास फंक्शनल आइसोमर्स आप पढ़ेंगे और एक आपके पास है मेटामेरिज्म. आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या है, आइसोमर्स क्या है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, आपके पास एक कंपाउंड है, उसको आप डिफरेंटली लिख सकते हैं, किसी और तरीके से लिख सकते हैं कि हो सकता है इसके ऊपर ऑक्सीजन यहाँ पे है, मैं यहाँ ना लगा के कहीं और लगा दूं. तो हम आइसोमर्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसे आपके पास मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, बट जो उनका अरेंजमेंट है एटम्स का या आपके पास जो भी वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर उनके अरेंजमेंट में कोई भी चेंज आता है, आगे पीछे हो जाते हैं, इधर उधर लग जाते हैं, ब्रांचिंग में चले गए, मान लीजिए पहले स्ट्रेट चेन थी फिर ब्रांचिंग में चले गए, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आइसोमर्स आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बट जो उनकी अरेंजमेंट है उनको आप किस तरह से अरेंज कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स. फॉर एग्जाम्पल जो आइसोमेरिज्म आपका ईथर शो करते हैं, द फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म. और चेन आइसोमेरिज्म में हम क्या कहते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट जो अलोंग द चेन जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो डिफरेंट होगी. एक एग्जांपल कर लेते हैं, हमें समझ आ जाएगा कि व्हाट आर चेन आइसोमर्स. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ईथर है, मान लीजिए हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, CH2CH3. इसको मैं एक और तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, इट इज CH3O CH. यहाँ पे मैं CH3 लगा दूँ. पहले मेरे पास एक स्ट्रेट चेन थी जिसमें बीच में ऑक्सीजन भी आ रहा है, आपके पास एक स्ट्रेट चेन है, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक ब्रांच लग गई है, एक साइड चेन आपके पास CH3 की आ गई है. यहाँ पे मेरे पास ये हो गया एंड आफ्टर दैट इट इज CH3. अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स, 1 2 3 4. इट हैज 4 कार्बन. हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. ये इसका क्या आ गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है. इफ यू विल सी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस ईथर
then how many number of carbons? 1, 2, 3 and 4. 4 carbons. How many hydrogens? 3, 3, 3, 9 and 1 hydrogen over here, it is 10. And how many oxygen? This one. तो हमने यही कहा कि हमारे पास आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट जो अरेंजमेंट है एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स की वो क्या हो, डिफरेंट हो. तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपके पास एक CH3 जो था वो एक चेन की तरह यहाँ पे लग गया है, बट उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहा है वो सेम रहा. अगर आपकी चेन की लेंथ में कुछ वेरिएशन आती है तो सच काइंड ऑफ आइसोमर्स आर नोन एज चेन आइसोमर्स. तो चेन आइसोमेरिज्म भी आपके पास ईथर्स ने शो किया. द नेक्स्ट वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है उसमें आप डिफाइन कैसे करते हैं, आपको पूछ ले कि फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि फंक्शनल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स इन विच द मॉलिक्यूल्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट जो फंक्शनल ग्रुप्स हो वो क्या हो, डिफरेंट हो. तो जो ईथर्स हैं आपके वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म किस फंक्शनल ग्रुप के साथ शो करते हैं, दैट इज विद एल्कोहल. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके सिंपल सा लेते हैं. हमारे पास एक ईथर है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. ये इसकी पहचान है कि ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ये ईथर की फैमिली से है, राइट. उसके बाद ये किसके साथ अपना आइसोमर शो करेगा, दैट इज विद अल्कोहल. तो अगर मैं अल्कोहल इसमें से बनाना चाहूँ तो वो इस तरीके से बन जाएगा, दिस वन. इफ यूल सी, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना चाहें और इसका देखना चाहें तो वो सेम होंगे, बट जो फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज डिफरेंट. सो सच काइंड ऑफ आइसोमर आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स. तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बताइए ईथर्स जो हैं वो किसके साथ फंक्शनल आइसोमर, वो किसका फंक्शनल आइसोमर है, तो दैट इज एल्कोहल. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन C2, हाउ मेनी हाइड्रोजन 6 एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन O. इसका भी देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 2, 5 और एक 6. आपके पास हाइड्रोजन भी क्या है, 6 है. तो both are having the molecular formula same but their functional groups are different. So they are showing functional isomerism. Questions मैंने आपको बता दिए कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. The next one is metamerism. मेटामेरिज्म में क्या होता है, आपके जो ईथर्स हैं वो मेटामेरिज्म शो करते हैं. जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कार्बन है और बीच में कहीं ऑक्सीजन आ जा रही है, तो एक कॉन्टिन्यूस चेन आपके पास नहीं है, बीच में ऑक्सीजन है. तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि ऑक्सीजन के आपने एक कंपाउंड लिखा, उसमें ऑक्सीजन के एक तरफ मान लीजिए 2 आपके पास कार्बन हो और दूसरा आप लिख रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन के एक तरफ क्या हो, एक ही कार्बन हो, वो दूसरी तरफ चला गया दूसरा कार्बन. तो कहता है कि ये वाला आइसोमर जो है वो कब अराइज होता है, जब आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे. आपने 2 फॉर्म्स लिखी, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने देखा सेम है बट द नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन द वन साइड ऑफ ऑक्सीजन इज डिफरेंट. देख लेते हैं एग्जांपल करके. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, मान लीजिए ये है आपके पास, दिस इज डाइथाइल ईथर. अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो 2 कार्बन्स हैं, इस तरफ देख रहे हैं तब भी कितनी कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स हैं. आइसोमेरिज्म ध्यान में रखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम. अब हुआ ऐसा कि इस तरीके से कुछ हो गया, रीअरेंजमेंट इस मॉलिक्यूल का हो गया. तो आप क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट दिस टाइम द नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन दिस साइड इज 1 एंड ऑन दिस साइड इट इज 3. तो कहता है मेटामेरिज्म तब अराइज होता है जब ऑक्सीजन के दोनों साइड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो वेरी कर जाए, वो डिफरेंट हो जाए.
यहाँ पे दो दो हैं, यहाँ पे एक और तीन है, बट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4. सो आपके पास जो ईथर है वो चेन आइसोमर शो करते हैं, वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और वो मेटामेरिज्म शो करते हैं. द नेक्स्ट थिंग अबाउट द ईथर्स, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स. यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनता है कि जो ईथर हैं उनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू वाटर, बट व्हाई द बॉन्ड एंगल इज मोर देन वाटर. क्वेश्चन क्या बन जाता है यहाँ से, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर is similar to water but why the bond angle is more than water. Why the bond angle is more than water? कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है कि स्ट्रक्चर जो है वो ईथर्स का सेम होता है एज वाटर, बट जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा क्यों है एज कंपेयर टू वाटर. तो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. अगर आप देखते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं ईथर का, तो ईथर का स्ट्रक्चर ऐसा है, इट इज ऑक्सीजन एंड आर ओवर हियर, आर यहाँ पे बेंड स्ट्रक्चर है जैसा वाटर का स्ट्रक्चर है. इधर हम वाटर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वही दो इसके ऊपर लोन पेयर्स होंगे, वैसे ही यहाँ पे होंगे इस तरह से. तो स्ट्रक्चर मुझे सेम दिख रहा है, बट अगर मैं बात करूं किसकी, इनके बॉन्ड एंगल्स की, तो बॉन्ड एंगल इसमें है हमारे पास 111.7 डिग्री, whereas the bond angle between the water, जो एटम्स हैं इसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इट इज अराउंड 104.5 डिग्री. तो अगर स्ट्रक्चर सेम है तो इनका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो भी कैसा आना चाहिए था, सिमिलर आना चाहिए था. सो द रीजन फॉर दिस इज व्हाट, द प्रेजेंस ऑफ दीज बल्की ग्रुप्स. ये जो बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रुप्स यहाँ पे लगे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, जबकि उधर क्या लगे हुए छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, दैट इज हाइड्रोजन ओनली. यहाँ पे छोटे छोटे हाइड्रोजन्स हैं जिसकी वजह से नो स्टेरिक हिंड्रेंस इज हियर. यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है. हमने यहाँ पे आर और आर लिखा, अगर इसको मैं सिंपल आर भी लिखना चाहूं तो ये है, यहाँ पे क्या है ये CH3 सिंपल वन. अगर इससे बड़ा हो जाए आर तो और ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगी, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, वो एक दूसरे को और ज्यादा धक्का देंगे. तो बॉन्ड एंगल, अब दोनों धक्का दे रहे हैं, ऐसे बॉन्ड एंगल है, इस तरह से बॉन्ड एंगल है, और यहाँ पे ये आर लगे हुए हैं इस तरह से. मान लीजिए ये आपके पास वाटर की तरह बॉन्ड एंगल आ रहा है, इट इज 104.5. जब इनमें क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, तो बॉन्ड एंगल देखिए, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ये बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो दिस इज द रीजन कि आपके पास जो ईथर्स हैं उनका बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू वाटर. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बल्की ग्रुप्स, देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस, उनके बीच में रिपल्शन होगा एंड विट इंक्रीजेस द बॉन्ड एंगल, राइट. द नेक्स्ट वन इज, it is the method of preparation of ethers. So ethers can be prepared from the alcohols. ethers जो हैं, आप ethers को alcohol से बना सकते हैं. alcohol को जब H2SO4 की प्रेजेंस में आप ट्रीट कराएंगे, बट यहाँ पे आपको टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा कि अगर 443 केल्विन का टेम्परेचर आप एल्कोहल को प्रोवाइड करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको ईथर्स ना मिलके क्या मिल जाते हैं, एल्कीन्स मिल जाते हैं. यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है एंड यू विल गेट दिस
you will get CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर निकल जाएगा यहाँ पे, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा, OH भी निकल जाएगा साथ में, और आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कीन्स बन जाएंगी। बट अगर ये टेम्परेचर 413 केल्विन का हो तो यही रिएक्टेंट जो है, यही अल्कोहल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 आपको क्या दे देगा, आपको मिल जाएंगे ईथर्स। इट इज CH3 CH2O CH2 CH3। इस तरह से आपको ईथर्स मिल जाएंगे फ्रॉम एल्कोहल। दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। द नेक्स्ट वन इज it is Williamson synthesis. We have already discussed it in the haloalkanes chapter, in which जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें हमने पढ़ा था विलियमसन सिंथेसिस। एंड विलियमसन सिंथेसिस वाला जो क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप अपने हेलोएल्केन्स को ट्रीट कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से, हीट करते हैं एंड you'll गेट व्हाट, ईथर्स। आपको क्या मिल जाते हैं, ईथर्स मिल जाते हैं। हम लिख लेते हैं एक रिएक्शन इसके लिए, आपको पूछ ले कभी कि विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बताइए, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शन। इट इज CH3 CH2, मैं कोई हेलोएल्केन ले लेती हूँ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, इट इज सोडियम एल्कोक्साइड, एल्काइल और ऑक्साइड C2H5, ऐसा ही हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं। हीट कराएंगे, यहाँ से NaBr निकल गया एंड यू गॉट ईथर ओवर हियर CH3 लाइक दिस। So Williamson synthesis is used for the preparation of ethers. The next one is, it is from alkyl halide with dry silver oxide. एक तरीका आपके पास ईथर्स बनाने के लिए क्या है कि आप एल्काइल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट कराएं, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट कराएं एंड you'll get the ethers. In this we require 2 molecules of alkyl halide. For example, CH3 CH2 Br CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं, Br प्लस Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, यहाँ से ये निकल जाएगा एंड व्हाट you'll get, it is CH3 CH2O CH2 CH3. So this is one of the method to get ethers. The next one is some physical property. These are the methods for the preparation जो हमने अभी अभी पढ़े। 3 मेथड्स हमने पढ़ लिए कि ईथर्स कैसे बनते हैं। एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से बन जाते हैं, एक विलियमसन सिंथेसिस, मोस्टली वही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ईथर्स वाले पोर्शन से, विलियमसन सिंथेसिस। एंड द थर्ड वन फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड से आपको क्या मिल जाते हैं, ईथर्स मिल जाते हैं व्हेन यू ट्रीट दैम विद alkyl halide. Now we have the physical properties of ether. आपका जो ईथर है उसका डाइपोल मोमेंट क्या है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो कैसे वेरी करता है कि अगर हमने कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल उसका लिया है या हेलो एल्केन्स लिए हैं या एल्केन्स लिए हैं तो क्या ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इफ वांट टू डिस्कस अबाउट द डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट आपका जो ईथर है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है, वेंट स्ट्रक्चर है, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या है आपके पास लोन पेयर्स है। ऑक्सीजन और जो आपका एल्काइल है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा, ड्यू टू विच ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यू टू विच आपका जो मॉलिक्यूल है इट हैज सम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। देखिए इस तरफ को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड यू विल गेट सम रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट, राइट। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द ईथर्स आर हैविंग सम डाइपोल मोमेंट। ये जो R और O के बीच का बॉन्ड है इट इज पोलर, वो पोलैरिटी शो कर रहा है। रीजन कि एक तरफ कार्बन लगा है, एक तरफ ऑक्सीजन लगा है, और ऑक्सीजन कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, खींच लेगा, किससे, कार्बन से। सो इट विल शो
the polar behavior. The next one is boiling point. I have written the boiling point of ether over here and alcohol. जो इसका corresponding, जो इसका isomer है वो हमने लिखा है alcohols, और यहाँ पे डाईथाइल ईथर है, वहाँ पे आपके पास क्या है, ब्यूटेनॉल है. तो डाईथाइल ईथर का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी 307.6 केल्विन, वेयर एज the corresponding alcohol is having the boiling point 390 Kelvin. Reason behind this is what? कि भाई अल्कोहल जो है वो क्या बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है मॉलिक्यूल का, बढ़ जाता है. आपने कंपैरिजन किया, आपसे कंपेयर करके क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि वाई ईथर्स आर हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट दैन एल्कोहल्स. तो आप क्या रीजन देंगे कि ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, वेयर एज इन केस ऑफ एल्कोहल्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई these are having more boiling point than ethers. The next one is chemical properties of ethers. It is the reaction by halogen acid. जब आप रिएक्ट कराते हैं अपने ईथर को विद हेलोजन एसिड तो आपको क्या मिलते हैं, यू गॉट एल्कोहल्स. आपको एल्कोहल्स मिल जाएंगे इस तरह से, और एक आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा. सो यू गॉट व्हाट, इट इज CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 I. सो जब आप रिएक्ट कराते हैं अपने ईथर को किसी हेलोजन एसिड के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, तो व्हाट प्रोडक्ट विल यू गेट, इट इज one is alcohol and the second one is alkyl halide. The next one is similar, we have anisole and treat it with this halogen acid, that is hydrogen iodide. So from here you got phenol. एरोमेटिक आपको क्या मिल गए, एल्कोहल्स मिल गए, प्लस वही हेलोजन सॉरी एल्काइल हैलाइड आपको मिल जाएगा, इट इज CH3I. राइट, सिमिलर वे आपने रिएक्शन कराया है बट दिस इज एरोमेटिक. पीछे वाला जो था वो क्या था आपके पास, एलिफेटिक था. द नेक्स्ट वन इज इट इज अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड व्हाट यू विल गेट, you get alcohols over here. यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, alcohols मिल जाएंगे. It is 2 molecules of CH3 CH2 OH. वाटर आपने ऐड कराया तो आपको क्या मिल गया, alcohol मिल गए हैं in the presence of dilute H2SO4. In the similar way, when you react ethers with phosphorus pentachloride, in this case what you will get, you will get CH3 CH2 Cl, just 2 molecules of this alkyl halide plus it is POCl3 phosphorus oxychloride you get over here as a side product. main जो आपको मिला that is alkyl halide. The next one is इट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स. रिंग सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कौन से पोजीशन पे डायरेक्ट होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तो वो देखेंगे. वो कैसे हमें पता चलेगा, दैट इज बाय मेकिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि कौन कौन सी पोजीशन किस अटैकिंग रिएजेंट के लिए एक्टिवेट हो रही है. क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हमारे पास 3 पोजीशंस होती हैं एरोमेटिक में, वन इज ऑर्थो, पैरा एंड मेटा. तो देखते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, कि कहाँ आपका अगर न्यूक्लियोफाइल है तो कहाँ अटैक करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो कहाँ अटैक करेगा. आइए देखते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. हम एक पर्टिकुलर कोई ईथर बना लेते हैं. ये बना लिया हमने ऐसा, ये भी आर है और ये भी आर है, और बीच में क्या आ गया, इन दोनों के बीच में O आ गया, और इसका जो आपके पास कॉमन नेम है दैट इज एनिसोल. राइट, या आप इसको मिथॉक्सीबेंजीन भी बोल सकते हैं. अब क्या हुआ, इस तरह से इनके ऊपर क्या है, लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा. सो फ्रॉम हियर
नेगेटिव चार्ज ओवर एयर, ये ऐसा ही रहा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 2 लोन पेयर थे, उनमें से एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया, उसके जाने से यहाँ पे क्या लग गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। आगे ये शिफ्ट हुआ टुवर्ड सिंगल बॉन्ड, शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन, negative charge over here, double bond here, double bond here, one double is here, it is CH3, positive charge, shifted towards single bond, shifted towards carbon, you got what over here, it is negative charge, double bond, double bond, double bond, O CH3, positive charge, shifted towards here and बैक टू हिज होम, अपने घर चला गया है। एंड यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, OCH3, वही उसके 2 लोन पेयर यहाँ पे आप शो कर दें। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा वो एक्टिवेट हो गई, उनके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इन पोजीशंस पे अटैक करेगा, राइट। तो कौन कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, जो आपके पास एरोमेटिक ईथर्स हैं, अब आप क्या बोल सकते हैं कि दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो इलेक्ट्रोफाइल है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, electrophile is positively charged will attack on the ortho and para positions only. And question अगर घुमा के पूछ लिया कि बताइए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल is negatively charged species or the neutral which is having lone pair of electrons, it goes to the position where the electron density is less as compared, तीनों positions की density को, electron density को compare किया जाएगा। ऑर्थो और पैरा के ऊपर तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल वहां तो जाने से रहा, रीजन कि उनके बीच में रिपल्शन होगी, क्योंकि आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनमें रिपल्शन हुआ, तो कहाँ जाना चाहेगा, दैट इज ऑन मेटा पोजीशन। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले भी इस चीज के बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है कि अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर रहा है या न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहा है, और कैसे कहाँ कौन सी पोजीशन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेंगे। अब इसी से रिलेटेड आपके पास रिएक्शंस है कि आपके पास ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन कैसे करा रहे हैं आप, कहाँ पे अटैक होगा, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको दोनों मिलेंगे, यू गॉट बोथ द प्रोडक्ट्स। सो इन दिस केस द फर्स्ट रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। इसमें आप एनिसोल का ट्रीटमेंट करा रहे हैं या फिर उसको रिएक्ट करा रहे हैं विद ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो अभी अभी जो हमने बोला कि भाई आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, इट गोज टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इट इज OCH3, वन टाइम इट गोज टू पैरा पोजीशन। सो यू गॉट 2 प्रोडक्ट्स ओवर हियर। यहाँ पे आपको कितने प्रोडक्ट्स मिल गए, 2 प्रोडक्ट्स मिल गए। द नेक्स्ट वन इज इट इज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। आपके पास ऐसे ही कोई एरोमेटिक ईथर्स हो तो आप उनका एल्काइलेशन और एसाइलेशन करा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन सिर्फ और सिर्फ फिनोल्स के लिए नहीं है, या एरोमेटिक हेलोएल्केन्स जो एरोमेटिक आपके पास एरीन्स थे उनके लिए नहीं है, या फिर ईथर्स के लिए नहीं है। आपको अगर पर्टिकुलरली पूछ रहा है तो कुछ भी लिख दीजिए उसमें फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में। बट अगर पर्टिकुलरली पूछे कि ईथर्स के केस में बताइए या अल्कोहल्स के केस में मींस फिनोल्स के केस में बताइए या हेलोएरीन्स के केस में बताइए, तब आपको वैसा ही कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें, ये हम ईथर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इट इज OCH3। एल्काइलेशन कर लेते हैं पहले। एल्काइलेशन का मतलब क्या, ये जो आपका कंपाउंड है इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप लगाना है, एल्काइलेशन मींस दैट, और एसाइलेशन उसके ऊपर एसाइल ग्रुप लगाना है, राइट। तो यहाँ पे आप इसको ट्रीट कराते हैं विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
AlCl3 इन कार्बन डाइसल्फाइड। ऐसा एक थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे ले रहे हैं विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो you got two products over here, CH3 one time here and CH3 second time at which position, that is ortho। दूसरी बार यहाँ दो products मिल गए, right? And for acylation आप इसको एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करा दीजिए। एसाइलेशन सेम रिएक्टेंट ले लेते हैं हम, मिथॉक्सी बेंजीन ले लेते हैं, इसके साथ ट्रीट कराते हैं COCl एनहाइड्रस AlCl3 in CS2, that is carbon disulfide। You got two products, एसाइलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एसाइल ग्रुप यहाँ लग जाएगा, COCH3 वन टाइम ऑन ऑर्थो एंड वन प्रोडक्ट is para, it is OCH3, it is COCH3। So this is Friedel-Crafts alkylation and acylation in case of ethers। Only the single change over here, it is in the presence of CS2। Otherwise अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं, it is always in the presence of anhydrous aluminum chloride। So the last reaction for this chapter is the nitration of ether। आपके पास कोई ईथर है, नाइट्रेशन जनरली इज कैरिड, आपके पास एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नाइट्रेशन आप कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड विद concentrated H2SO4। इट इज बिकॉज दैट H2SO4 जो है वो क्या करता है, इट विल हेल्प टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल ओवर देयर। सो इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated HNO3 and will also take concentrated H2SO4। ऐसा कराते हैं आप और आपको क्या मिलता है, you got two products, one time nitro on ortho and one time nitro on para position। So you'll get two products, ortho and para। Similar way आपके पास जैसा आप पीछे भी करते आए हैं कि फिनोल में भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे लगा हुआ मिलेगा। It is the para product nitro over here। So this is all about the chapter। ethers के बारे में आज हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने ethers का प्रेपरेशन कैसे होता है, उनमें किस तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, उनका प्रेपरेशन पढ़ा हमने, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी एंड वी हैव स्टार्टेड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, जिनमें से एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछता है दैट इज विलियमसन सिंथेसिस एंड द सेकेंड वन इज कि आपके पास ईथर का जो स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू वाटर बट व्हाई दैट bond angle is different, bond angle is more in case of ethers as compared to water। So this is all about the chapter alcohols, phenols and ethers। Thank you।